ये स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट्स को जो है किस तरह उसका इलेक्टोरल कॉलेज उसको चुनता है, और उसके बाद हमने पढ़ा था उसको रिमूव करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा राष्ट्रपति को जो है उसके पद से हटाया जाता है। इम्पीचमेंट मोशन क्या था उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि इम्पीचमेंट मोशन कौन लेकर के आता है, वो संसद के दोनों सदनों में से यानी लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि अगर प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 1/4 मेंबर जो है उसको प्रस्ताव लाने के लिए चाहिए। ठीक है, यानी 1/4 मेंबर जो है अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो उसके 1/4, या राज्यसभा में लाया जा रहा है तो उसके 1/4। केवल प्रस्ताव मोशन लाने के लिए, मोशन या प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 मेंबर चाहिए, उसके साइन होने चाहिए। फिर 14 डेज राष्ट्रपति, 14 दिन पहले उसकी सूचना दी जानी चाहिए राष्ट्रपति को, और 14 दिन बाद उसके जब 14 दिन पूरे हो जाएं तब फिर उस पर जो है वोटिंग होती है, डिस्कस होती है, और उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से जो है अगर वो पारित हो गया उस हाउस में, ठीक है, तो फिर वो जाएगा सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस भी वैसी प्रोसेस उसकी जांच कर सकती है। ठीक है, उसको एग्जामिन करके टेस्ट करके भी वास्तव में जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाया वो सही है या नहीं है, और फिर उससे सदन में 2/3 मेजोरिटी से उसको जो है पास करेगी। और जिस दिन वो सेकंड हाउस उसको पास कर देगा, फर्स्ट हाउस ने तो वैसे ही कर दिया, और जब सेकंड हाउस पास कर देगा तो फिर उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। तो ये हो गया राष्ट्रपति को योग्यताएं क्या होती है राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति को चुनता निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति के लिए कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति को जो है रिमूव करने का तरीका क्या है, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब हम अगला जो टॉपिक हमारा वो है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, फंक्शन अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या हैं, तो राष्ट्रपति, हमने जैसे कि बात की थी कि संविधान के द्वारा सारी शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपी गई है। आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति सारी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा, और वो अपने सबॉर्डिनेट की जो है एडवाइस से ये इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति की जो पावर्स एंड फंक्शन है उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज 2 टाइप्स, या देयर आर 2 पार्ट्स। कौन से? एक तो हम कह सकते हैं नॉर्मल पावर्स, सामान्य शक्तियां, सामान्यकालीन शक्तियां, जब राष्ट्रपति सामान्य स्थिति में इन शक्तियों का प्रयोग करता है। और दूसरे पावर्स को हम कह सकते हैं इमरजेंसी पावर्स। आपातकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं कि राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां क्या है। ठीक है, तो एक नॉर्मल पावर्स, इसे हम कहते हैं सामान्यकालीन शक्तियां, जब सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है पूरे 5 साल में। ठीक है, जब देश की कंडीशन नॉर्मल हो तो इन शक्तियों का प्रयोग वो करता है, और जब देश में इमरजेंसी लग जाए, आपातकाल की स्थिति हो जाए, आगे हम पढ़ेंगे, तो राष्ट्रपति की शक्तियां अलग होती है। ठीक है, तो अधिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो हम सारी शक्तियों को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति की शक्तियों को हम देखें तो नॉर्मल पावर्स और इमरजेंसी पावर्स 2 तरह की अलग अलग टाइप्स की होती है। इस पावर्स कैन प्राइमरली बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉर्मल पावर्स और एक इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, अब इनमें से अगर हम सारी नॉर्मल पावर्स की शक्तियों को देखें तो नॉर्मल पावर्स की शक्तियों को हम, इसमें 4 मुख्य शक्तियां होती है जिसको हम पॉइंट के रूप में लिखते हैं, बाकी इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव कह दो या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कह दो। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, नॉर्मल पावर में पहली पावर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, या कार्यपालिका संबंधी शक्ति या प्रशासनिक शक्ति। राष्ट्रपति का मुख्य काम कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो, इसलिए कार्यपालिका संबंधी कार्य उसका मुख्य पहला कार्य है। सेकंड, अगर इसको डिवाइड करें अपन
तो इसको दूसरी लेजिस्लेटिव पावर, दूसरी कार्य जो है व्यवस्थापिका या न्याय विधायी शक्ति कह सकते हैं इसको, ठीक है। यानी संसद में, चूंकि वो एज ए संसद का पार्ट भी होता है, इसलिए संसद में उसके संबंध राष्ट्रपति के क्या शक्ति हैं संसद के सदस्य के रूप में, तो उसको लेजिस्लेटिव पावर में पढ़ेंगे अपन। तीसरी जो पावर है उसकी, वो हम उसमें पढ़ेंगे फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति। चौथी हम पढ़ेंगे जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति क्या है राष्ट्रपति की, न्यायपालिका में राष्ट्रपति का क्या योगदान होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की नॉर्मल पावर्स को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। राष्ट्रपति, वैसे तो और भी कई शक्तियां, लेकिन आपके कोर्स में 4 तरह की पावर्स है। एक एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यानी प्रशासनिक शक्ति या कार्यपालिका संबंधी शक्ति। दूसरा लेजिस्लेटिव पावर, यानी विधायी शक्ति या कार्य व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति, ठीक है। तीसरी फाइनेंशियल पावर, यानी वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति या क्या है। और चौथी जुडिशियल पावर। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 6 नंबर का प्रश्न आता है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप इसको क्लियर, हर चीज़ को आप समझ लें, ठीक है। तो राष्ट्रपति की पावर्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। राष्ट्रपति की जो जितनी भी पावर्स हैं उसको हम जो है 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो द कैन प्राइमरी बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, विच नॉर्मल पावर्स एंड इमरजेंसी पावर्स। नॉर्मल पावर्स में 4 तरह की शक्तियाँ आती है जो इम्पोर्टेंट है। कौन सी? एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर और जुडिशियल पावर, ठीक है। ये शक्तियाँ इस नाम से हैं, तो आपने संसद की शक्तियों में भी इसी प्रकार की शक्तियाँ पढ़ी थी, ठीक है। और इमरजेंसी पावर्स की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी पावर्स 3 कैटेगरी की होती है। इसको तीन पार्ट है, ठीक है। नंबर 1, नेशनल इमरजेंसी। इसको कह सकते हैं आर्टिकल 352। तो राष्ट्रपति की जो नेशनल पावर्स है, राष्ट्रीय किसी, तो वो आर्टिकल 352 में इस प्रकार की पावर्स आती है, ठीक है। सेकंड जो है वो स्टेट इमरजेंसी। ये आती है आर्टिकल, इसका वर्णन है आर्टिकल 356 में। और तीसरी जो पावर्स हैं इमरजेंसी पावर्स है, वो है आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये है आर्टिकल 360 में। तो राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स को हम 3 विभागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आर्टिकल 352 जिसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। दूसरा आर्टिकल 356 जिसे स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, राज्य आपातकाल कहते हैं। और तीसरी आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसे वित्तीय शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो इन 3 प्रकार की शक्तियों को हम डिवाइड पढ़ेंगे कि भाई ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय आपातकाल क्या होता है, और राष्ट्रीय आपात क्या होता है, और राज्य आपात क्या होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति, ये आप डायग्राम आपको इसको याद रखना है और इसको आप यह ढंग से देख लेना। एक एक पावर्स को हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी पावर्स होती है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटते हैं, सामान्य शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ। सामान्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्य शक्तियों में कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायी शक्ति या व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। इमरजेंसी पावर्स को जो हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर 3 तरह की है। एक नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352,
स्टेट इमरजेंसी है, इसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं, इसे राज्य आपात कहते हैं। आर्टिकल 356 में इसका पूरा मेंशन है। और ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसका मेंशन है आर्टिकल 360 में। ठीक है, तो ये आपके राष्ट्रपति की शक्तियों को जो है मुख्य रूप शक्तियाँ हैं। बड़ा प्रश्न आए तो आपको ये पहले 2 भागों में डिवाइड करना है, फिर हम एक एक करके उसकी शक्तियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मल पावर्स। राष्ट्रपति की जो नॉर्मल कंडीशन जब होती है देश की जो सामान्य स्थितियां होती है, तब राष्ट्रपति की शक्तियां अलग होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी नॉर्मल पावर्स को। नॉर्मल पावर्स फर्स्ट, नॉर्मल पावर्स, पावर्स कह दो या राइट्स कह दो। नॉर्मल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब राष्ट्रपति की जो नॉर्मल पावर है उसको हम पहला भाग पढ़ते हैं। नंबर 1, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव कह दो या एडमिनिस्ट्रेटिव कह दो। एग्जीक्यूटिव कह दो या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कह दो। देखिए, जैसे कि हमने बात की थी कि आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत की एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। और आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी। ठीक है, तो इसका मतलब आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ का पूरा कार्यपालिका का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन वो इस शक्तियों का प्रयोग अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की एडवाइस से, सलाह से करेगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर में कौन कौन सी पावर्स आती है? ठीक है, तो हम कैसे कहते हैं कि आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग हमने बात की थी, इसके बारे में पहले चर्चा कर ली थी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन विल बी इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बात हमने पहले ही पढ़ ली थी कि आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति के हाथ में होगी या राष्ट्रपति के में निहित होगी। ठीक है, और उसके बाद एक लाइन और जोड़ी गई है, एंड ही विल यूज देम पावर्स आइदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव। अपनी इन शक्तियों का प्रयोग या तो वो खुद करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करेगा। इसका मतलब क्या होगा? द एंटायर वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट विल बी द इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। पूरी सरकार का जो कार्यपालिका जो कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक है, बट ऑल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विल बी रिगार्डेड एज द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट। सारे सरकार के कार्य जो है, जितने भी सरकार काम करती है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो भी काम करती है ना, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो कौन कौन सी पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर में कौन कौन सी पावर्स आती है? नंबर 1, एग्जीक्यूटिव पावर में पहली पावर है अपॉइंटमेंट, एंड रिमूवल ऑफ इंपोर्टेंट ऑफिसर। देखिए, राष्ट्रपति की जो नियुक्ति संबंधी शक्ति है, राष्ट्रपति किस कौन कौन से ऑफिसर्स को, कौन कौन से अधिकारियों को नियुक्त करता है, तो आपको याद रखना है ये कि राष्ट्रपति की पहली कार्यपालिका शक्ति है विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करना और उन्हें हटाना। तो कौन कौन से अधिकारियों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और किन किन अधिकारियों को वो हटा सकता है। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट अपॉइंट सेवरल ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन यूनियन। तो अपॉइंटमेंट किसको करता है? वो
देखिए अपॉइंटमेंट किस किस को करता है राष्ट्रपति, इसका नाम याद रखना है आपको। द प्रेसिडेंट अपॉइंट सो मनी ऑफिसर्स विच, देखिए किस किस को नियुक्त करता है। नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर को, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। और अदर मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इससे अगला टॉपिक प्रधानमंत्री के बारे में है। तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आगे पढ़ेंगे किसको कैसे है, किसी भी व्यक्ति को बना सकता है क्या, जो लोकसभा में सबसे बड़ा दल होगा उसी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है, एक तो देश के प्रधानमंत्री को करता है, और जितने भी मंत्री हैं उन सबको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई अधिकारियों को नियुक्त करता है वो। इसके अलावा और कौन से अधिकारियों को नियुक्त करेगा, हमने पढ़ा है कि जो अटॉर्नी जनरल है उसको भी राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है। अटॉर्नी जनरल जो आपका महाधिवक्ता जो हमने पढ़ा था उसको भी वो नियुक्त करता है। अब ध्यान रखना, अदर मिनिस्टर की नियुक्ति किसकी एडवाइस से करेगा, एडवाइस पीएम विथ पीएम एडवाइस, यानी अदर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को तो वो खुद नियुक्त करता है, लेकिन अदर मिनिस्टर की नियुक्ति वो किसकी सलाह से करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, ठीक है। थर्ड, गवर्नर ऑफ द स्टेट, अलग अलग राज्यों के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, विभिन्न राज्यों के जो गवर्नर हैं उनकी नियुक्ति करता है। हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, जैसे राजस्थान का राज्यपाल, गुजरात का, तो हर एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है किस किस को अपॉइंटमेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को करता है और अदर मिनिस्टर को करता है। तीसरा, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, सभी राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, और उन्हीं की जब तक वो चाहे तब तक वो अपने पद पे बना रहता है। राष्ट्रपति जब तक चाहे गवर्नर अपने पद पे बने रहते हैं और उनको हटा सकता है वो, ठीक है। फिर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी की नियुक्ति करता है। सीएजी होता है महालेखा और निरीक्षक, ठीक है। महालेखा परीक्षक जो होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं महालेखा परीक्षक, ठीक है। उनकी नियुक्ति कौन कर देगा, राष्ट्रपति करता है। ये क्या करता है, हम बात करेंगे इसको कि ये सरकार के एक एक खर्चे का हिसाब रखता है। जो भी सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है उसका एक एक का हिसाब रखता है। तो इसका हिंदी में हिंदी में नाम है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। हिंदी में इसको बोलते हैं नियंत्रक व एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक ये एक तरह से क्या होता है, एक चार्टेड अकाउंटेंट होता है, सीए होता है, जो सरकार के हर एक खर्चे का हिसाब रखता है और उसकी रिपोर्ट बना करके गवर्नमेंट को सौंपता है, ठीक है। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। फिर और सटन जो है आपके 6 में अगर हम देखें तो ये इसमें आएगा आपके मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक, मेंबर्स ऑफ
यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारत में जो बड़े स्तर की परीक्षाएं करवाने का काम जो है वो करता है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग। तो उसके मेंबर्स को और उसका जो हेड जो होता है उसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। और छठा 7th है फॉरेन एम्बेसडर। फॉरेन एम्बेसडर विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है वो, ठीक है। तो ये 6-7 नाम आपको याद रखने हैं कि राष्ट्रपति और भी कई की नियुक्ति करता है एक्सेट्रा, और भी करता है, लेकिन आपको 6-7 नाम आपको याद रखने हैं। आपके लेवल तक 10th लेवल तक आपको जो पूछा जा सकता है, 2 नंबर का प्रश्न आएगा, विच इज़ द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन सी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ किसकी कौन कौन सी है। तो राष्ट्रपति किस किस को अपॉइंटमेंट करता है? एक तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सहायता से, एडवाइस से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। गवर्नर ऑफ स्टेट, सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट जो नई दिल्ली में है उसके जजेस की, और हाई कोर्ट जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट होती है उनकी नियुक्ति करता है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, जिनका काम है जो आपने पढ़ी ना अखिल भारतीय सेवाएं, उनके जो परीक्षाएं करवाने का काम यूपीएससी करता है, ठीक है। जितनी भी परीक्षाएं जो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये परीक्षाएं कौन करवाता है? यूपीएससी करवाता है, संघ लोक सेवा आयोग करवाता है। तो उसके मेंबर्स की नियुक्ति, जितने भी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसकी मेंबर्स और चेयरमैन, यहाँ पर चेयरमैन भी लिख लेना है आपको। चेयरमैन उसका जो अध्यक्ष है, यूपीएससी के अध्यक्ष और मेंबर्स दोनों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके जो सदस्य होते हैं उन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। फॉरेन एम्बेसडर, विदेशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति करता है। देखिए राजदूत क्या होता है? जो भारत के एक दूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं। जैसे जिन देशों से हमारे अच्छे संबंध होते हैं उन देशों का एक एक एम्बेसडर, एक एक राजदूत हमारे यहाँ पर भारत में होता है, और भारत का एक एक राजदूत उन देशों में होता है। जैसे जापान से अच्छे संबंध है तो भारत का एक राजदूत जापान में होगा और जापान का राजदूत भारत में होगा। तो जितने भी देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं, फॉरेन रिलेशन अच्छे होंगे, तो उन देशों में हमारे एक एक एम्बेसडर नियुक्त होता है, ठीक है। और वहाँ का एक एक एम्बेसडर इंडिया में नियुक्त होता है, ताकि दोनों में वो हमारे जापान का जो एम्बेसडर है वो भारत में जापानियों के जो हेल्प करने का काम करेगा, और इंडिया का जो एम्बेसडर है वो वहाँ जापान में इंडिया के जो लोग हैं उनके सुरक्षा का काम करेगा। तो इस तरह विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो इन सब की अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इनको नियुक्त करने का और इनको हटाने का काम राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के पास कौन किन को नियुक्त करने की, तो इनको नियुक्त भी करता है और वो हटाता भी वही है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे गवर्नर को वही अपॉइंट करता है, वही हटाता है, ठीक है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति वही करता है और वही हटाता है, ठीक है। और फॉरेन एम्बेसडर की इनकी नियुक्ति वही करता है, ठीक है। तो इन सब की प्राइम मिनिस्टर को भी हटाने के दायित्व उसी का होता है, लेकिन उसमें आपको संघ लोकसभा में उसका बहुमत अगर ख़त्म हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, तो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर को हटना पड़ेगा। तो इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ द स्टेट, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी और फॉरेन एम्बेसडर, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इन बड़े अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये नियुक्तियां सारी एक्चुअल में कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है। ये सब सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। आगे बातें करेंगे जब प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे। ये एक्चुअल में नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो पहला आ गया आपके अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिसर।
दूसरी शक्ति आपके एग्जीक्यूटिव शक्ति में दूसरी शक्ति आ जाएगी पावर एसोसिएट विथ functioning of the government, functioning of the government. ठीक है, सरकार को चलाने की जिम्मेदारी उसी की होती है। सरकार, क्योंकि उसी के नाम से शासन होता है, इसका मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर वो कंट्रोल करता है, नियंत्रण रखता है। ठीक है, उनकी जो मंत्रिपरिषद की बैठकें होती है, लोकसभा की जो बैठकें होती है, उन सब की तारीखें वो तय करता है। ठीक है, तो फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार को संचालन की जिम्मेदारी उसी की होती है। सरकार मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वो सरकार कहलाएगी। इसका मतलब वो सारे काम करती है, इसलिए वो सरकार कहलाएगी। तो गवर्नमेंट को चलाने की जो फंक्शनिंग, उनको चलाने का दायित्व प्रेसिडेंट का होता है। He can form various laws. He calls the joint meeting of both of the houses. यहाँ पर इसके बारे में क्या शक्ति आएगी कि he call joint meeting of both houses. वो संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। दोनों सदनों की, जब साल के एक में जब संसद पढ़ी था हमने, पार्लियामेंट पढ़ी, तो हमने देखा था कि साल में एक बार जो शुरुआत में होती है जनवरी फरवरी जो बैठक होती है, जिसे हम बजट सेशन कहते हैं, उस हर बजट सेशन में साल में एक बार राष्ट्रपति दोनों सदनों को जो है स्पीच देता है, भाषण देता है। ठीक है, उन्हें एड्रेस करता है, संबोधित करता है। और इसके अलावा जब नई लोकसभा गठित होती है, लोकसभा के जब चुनाव होते हैं, चुनावों के तुरंत बाद जो मीटिंग होती है दोनों सदनों की, उसमें राष्ट्रपति संबोधित करेगा उसको। ठीक है, तो वो दोनों सदनों की जॉइंट मीटिंग बुला सकता है। ठीक है, कम से कम साल में एक बार जरूर बुलाई जाती है। जो शुरुआत का जो सेशन होता है ना, सेशन के जो शुरुआत में जो सेशन होता है आपके बजट सेशन, उसको राष्ट्रपति एड्रेस करता है, संबोधित करता है। ठीक है, और तो ही कॉल्स द जॉइंट मीटिंग ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेज, अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय, अपॉइंट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के अलावा वो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उन सब की नियुक्ति वो करता है। और कंप्ट्रोलर जनरल जो होता है सीएजी, जो होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसके जितनी भी रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है वो। ठीक है, तो इनके कार्यों पर नियंत्रण रखता है वो, इनके रिपोर्ट लो अपने पास रखता है। सीएजी जो अपॉइंट करता है, उन सीएजी की सारी रिपोर्ट किसको ले जाकर देगा, वो राष्ट्रपति को ले जाकर देगा। ठीक है, और इसके अलावा डिवाइडेड, इसमें थर्ड पॉइंट आ गया, डिवाइडेड एलोटेड द पोर्टफोलियो of members of council of minister, जितने भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, तो प्रधानमंत्री को तो वो अपॉइंट करता ही है। इसके अलावा विभिन्न जो मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों में विभागों का वितरण भी वही करता है कि भाई ये रेलवे मिनिस्टर होगा, ये हेल्थ मिनिस्टर होगा, ये एजुकेशन मिनिस्टर होगा, ठीक है, ये फॉरेन मिनिस्टर होगा। तो विभिन्न विभागों में जो मंत्री होते हैं
उन मंत्रियों को भी अपॉइंट वही करता है, अपॉइंट वो करता है, साथ में उनमें विभागों का वितरण भी करता है और उनके कार्यों पर निगरानी रखता है। यानी वो उनको किसी भी मंत्री से कोई भी रिपोर्ट मांग सकता है, क्योंकि एक्चुअल में काम उसी का है ना, सारा संविधान उसको तो देता है। तो इस काम के लिए वो अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति करता है, अधिकारी मतलब अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति करता है, विदेश मंत्री, रेलवे मंत्री, गृह मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, इन सब मंत्रियों की नियुक्ति चूंकि वही करता है, इनसे उनसे रिपोर्ट भी वही लेता है और उनमें विभागों को भी वही बांटता है, एलोकेटेड द पोर्टफोलियो, उनमें विभागों को वो बांटता है और किसी भी मिनिस्टर से उसके कार्यों की सूचना वो मांग सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया सरकार, क्योंकि सारे मंत्री अपने अपने विभाग के काम करते हैं, तो इसका मतलब सारे विभागों के मंत्री मिलकर सरकार चलाते हैं, तो सरकार को एक तरह से चलाने का दायित्व, जिम्मेदारी उसी की होती है। ठीक है, सेकेंड पावर हो गया आपके एलोकेटेड विद द पोर्टफोलियो ऑफ द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विभागों का वितरण करना। ठीक है, नियुक्तियों संबंधी अधिकार, विभागों को वितरण करना, ये सब काम जो है राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा भी राष्ट्रपति के कई काम हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।